तो जैसे कि आप पहले से वर्किंग थे जी सर। तो क्लरिकल में जो आपको सैलरी मिल रही थी और अब पीओ बनने के बाद जो सैलरी मिलेगी इसमें कितना डिफरेंस सर ये डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस रहेगा। अच्छा। सबसे बेस्ट जो थिंग है वो है आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बिल्कुल। क्योंकि बैंक आपका रेंट देता है, लीज देता है, तो बिल्कुल। वो भी एक काफ़ी अच्छा काफी बेनिफिट है। अच्छा है। वो तो एकदम बिल्कुल। 1 तारीख को एक अकाउंट तारीख में क्रेडिट अकाउंट में हो ही जाता है। जाएगा। तो सर पर्क्स भी हैं, काफ़ी अलाउंसेज हैं, जैसे पेट्रोल, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, वो और किसी जॉब में नहीं है जो इस जॉब में है। बीटेक करने का मन था, अच्छा। जो कि एक मेरा दर्द रहा है कि मेरे को बीटेक करनी थी, क्योंकि सर वही होता है ना, एक गांव की से आया हुआ बच्चा शहर में कैसे सरवाइव करेगा। बिल्कुल। इंग्लिश इज ऑल अबाउट जस्ट मगिंग अप ग्रामर रूल्स। बिल्कुल उनको सर। लगता है कि रूल रट लो। बट बैंकिंग में तो रूल्स ही नहीं है सर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं हिमांशु जांगीर को, जो कि हरियाणा से हैं। और इन्होंने आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क जो है वो क्लियर किया है और फाइनली सिलेक्टेड है। हिमांशु जो है वो 2018 में इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी और 2019 में हरियाणा एसएससी के जरिए इनका सिलेक्शन हो गया था क्लरिकल पोस्ट के लिए, और वहाँ पे ये वर्किंग थे और उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्स दिए। वो सारी जर्नी हिमांशु आपके साथ शेयर करेंगे। तो हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सर। और बहुत बहुत बधाई इस सफलता पे। थैंक यू सर। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, अभी कैसा लग रहा है, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आसपास से? फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव मिल रहा है, सब लोग बड़े खुश हैं, खासकर फैमिली बहुत खुश है, क्योंकि जो अल्टीमेटली मैं सबसे छोटा रहा हूँ घर में। तो ये होता है ना कि भाई सबसे छोटा भी अगर सक्सेसफुल एक अच्छी पोस्ट पे चला जाए तो उस हिसाब से थोड़ा अच्छी इमेज हो जाती है। भाई फैमिली के लिए भी ये बात थी कि भाई सारे लोग अच्छे तरीके से एजुकेटेड हैं तो एक अच्छी पोस्ट पे चले जाएं, और वैसा ही सर मेरे साथ में रहा है। तो ये जर्नी काफ़ी हार्ड थी, मतलब मुश्किलों से भरी हुई थी, बट सर फाइनली मैं यहाँ तक फाइनली पहुँच चुका हूँ। घर परिवार में बहुत संतोष का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी बहुत खुश हैं। चलो, तो जैसे कि आप पहले से वर्किंग थे जी सर। तो क्लरिकल में जो आपको सैलरी मिल रही थी और अब पीओ बनने के बाद जो सैलरी मिलेगी इसमें कितना डिफरेंस? सर ये डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस रहेगा। अच्छा। उसमें तो काफ़ी कम थी, 32 के अराउंड, 32-33 के अराउंड आती थी, और इसमें जो बता रहे हैं कि अभी 12th बीपीएस के बाद में जो ग्रोस सैलरी होगी वो सर 78,000 के अराउंड जा रही है। और सर जो इन हैंड आएगी वो 70-72 के अराउंड आएगी। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा जंप है। तो भाई देखो, आज के समय में कोई बच्चा जब प्रिपरेशन करने जाता है तो उसका मोटिवेशन ही होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये जो 12th हमारा बाई पार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद बैंकिंग फील्ड में सैलरी काफी अच्छी हो गई है। तो ये एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। प्लस साथ ही साथ बैंकिंग में एक्सपोजर आपको बहुत मिलता है। एक्सपोजर सर किसी भी जॉब के मुकाबले एक्सपोजर यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सर प्रमोशन बाय एग्जाम आप कर सकते हैं। जितने आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे उतने आपको प्रमोशन मिलते जाएंगे। अदर एग्जाम में सीनियरिटी चलती है, अदर डिपार्टमेंट्स में सीनियरिटी में चलती है, बट यहाँ सर सीनियरिटी के साथ में आप पे ये डिपेंड करता है कि अभी आप एग्जाम कितने क्वालिफाई कर रहे हैं, और उस अकॉर्डिंगली आप हायर चेयरमैन तक जा सकते हैं सर। इसमें ऐसी कोई दिक्कत, टाइम का कोई फाउंडेशन अब नहीं, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहा सर। जैसे वो इंटरनल एग्जाम्स जो आपके होते हैं, जेआईबी, सीआईबी, वो तो सर हाँ लगते ही, अगर आप जेआईबी का तो ऐसा है कि सर अगर हमने ज्वाइन भी नहीं किया है बैंक तो हम डीबीएफ कर सकते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो मैंने भी सर फिल किया है इस बारी, क्योंकि मुझे श्योर था कि मैं सिलेक्ट तो हो ही जाऊंगा। तो सर इसमें जैसे रिजल्ट आया था 1 अप्रैल को, लेकिन मार्च में शायद 4 या 5 मार्च को इस बार डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस का फॉर्म फिलअप हुए थे, तो मैंने फिल कर दिए थे सर, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि अल्टीमेटली सर जाना तो भाई ग्रोथ की तरफ ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पहले जैब का एग्जाम के लिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया। थोड़ा सा आप बताओगे, जैसे जो सुनने वाले उन्हें पता ना होती है, क्या होता है जैब और कैब सर दो होते हैं। इससे क्या होता है कि एक एडिशनल इंक्रीमेंट जैब से आपको मिलता है, और क्लैरिकल में अभी तक कैब से 2 इंक्रीमेंट एडिशनल मिला करते थे अगर आपके ये एग्जाम क्वालिफाई है तो। बट अभी 12th बीपीएस में एक डिमांड और रखी गई है कि ऑफिसर लेवल पे भी कैब के 2 इंक्रीमेंट कर दिए जाएं। तो सर ये काफी अच्छा जंप होगा। अगर कोई स्टूडेंट मेरी तरह जो पढ़ रहा है एस्पिरेंट और वो लग जाता है जॉब, और विद इन ए ईयर अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो उसको 3 इंक्रीमेंट्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब 3 साल आगे की सैलरी वो आज ही ले लेगा। जैसे मान लो आपका अभी ग्रॉस 78,000 तो आपने जाते ही अगर ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो कितना बढ़ जाएगा? शायद इसमें जो बेसिक में फर्क पड़ता है वो शायद 2000 का आपको इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, तो 2000 का इंक्रीमेंट मेरे को शुरुआत में ही मिल जाएगा। जैसे फिलहाल जो बेसिक हो गई है वो 48,480 हो गई है। ओके, तो वो हो जाएगा 50,480 रुपीज। ओके, और कैब और हो गया तो सर और बढ़ जाएंगे 2,000 रुपए। अगर 12 बेसिक में बढ़ेगा, इस पे सर डीए और मिलता है। तो और एक फायदा ये भी होता है कि बैंक में डीए जो है वो क्वार्टरली 4 साल में 4 बार डीए बढ़ता है। 4 बार डीए मिलता है, जबकि बाकी सरकारी विभाग में 2 बार होता है। ये भी एक पॉजिटिव साइड है। तो जैसे कहा जाता है ना, बैंकर बिल्कुल सही मायने में बैंकर है, बिकॉज ये तो यहाँ सैलरी डिले नहीं होगी, प्लस आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सीनियरिटी के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। और सर सबसे बेस्ट जो थिंग है वो है आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्योंकि बैंक आपका रेंट देता है, लीज देता है, तो वो भी एक काफी अच्छा बेनिफिट है। वो तो एकदम बिल्कुल 1 तारीख को अकाउंट में हो ही जाएगा। और प्लस
ऑल इंडिया एक्सपोजर है, आप कहीं भी जा सकते फिर हैं। सर पर्क्स भी हैं, काफी अलाउंसेज हैं, जैसे पेट्रोल, एंटरटेनमेंट अलाउंस हैं, वो और किसी जॉब में नहीं है जो इस जॉब में है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अल्टीमेटली अगर किसी को असल मायने में सरकारी नौकरी करनी है हाँ और ऑफिसर लेवल पे करनी है तो बैंक पीओ में जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए सर फिर आप तो हैं ही गाइडेंस के लिए। नहीं नहीं, हम तो है ही हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और तो अब थोड़ा सा ये तो हो गई बात सैलरी की, पर्क्स की, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट था, बिल्कुल हर जगह सर। इसकी चर्चा है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, तो बिल्कुल। हमने उसके बारे में बात कर ली। और एसबीआई पीओ का बेसिक कितना हो गया अभी? एसबीआई पीओ का सर इसमें क्या होता है कि 4 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं उनको। ठीक है। तो 48 में अगर हम 56,480 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक शुरुआत में जो आईएएस लगता है बंदा उसकी बेसिक पे कम होती है, उसकी होती है 56,100 रुपीज। ओके। और जो एसबीआई पीओ की बेसिक है वो उससे ज्यादा जा रही है फिलहाल, जो आज के टाइम पे जो बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देश का सबसे बड़ा बैंक है वो, सबसे बड़ा बैंक है सर, बिल्कुल। और सही मायने में आपको पैसे दे रहा है वो। पैसे दे तो रहे हैं। अब जो पुराना एक दर्द था ना कि बैंक में काम ज्यादा है बट उस हिसाब से पैसे नहीं है, वो दर्द अब वो दूर हो दर्द, गया है। हाँ। और हो सकता है कि छुट्टी में भी जो अभी हाँ। 2 सैटरडे वर्किंग है वो भी आने वो वाले दिनों बिल्कुल में 5 डे वर्किंग। 5 डे वर्किंग की बात बिल्कुल। हो। वैसे 2 सैटरडे तो आप वैसे मिलता ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पॉजिटिव साइड ये भी है ना हिमांशु की, जैसे मतलब इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, और बैंकिंग जो है वो बैकबोन होता है। बैकबोन है सर, बिल्कुल। तो इस सेक्टर में कहीं ग्रोथ रुकने वाली है नहीं। बिल्कुल और सर। अगर आप जैसे स्मार्ट कैंडिडेट हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए खुला हुआ है। बिल्कुल अगर आप सर। सीखने के लिए इच्छुक हैं, जैसे अभी आपने बताया कि कोर्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, बिल्कुल। तो अगर आप सीखते जाओ तो मतलब प्राइवेट जो बैंक हैं बड़े बड़े, वो तो सरकारी से ही 3 गुना आपको बिल्कुल। ऑफर करते हैं। बिल्कुल अगर करते हैं सर। और मैं ये बात क्लासेस में भी बोलता हूँ, अभी उसमें लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लैंग्वेज तो है सर, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ। जो कि इंग्लिश ही आजकल ऑफिशियली लैंग्वेज, क्योंकि बिल्कुल। बैंकिंग में तो सारी इंग्लिश ही यूज होती है सर। और इवन एसएससी में भी नए नए पैटर्न में सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है। इंग्लिश का हो रहा है सर। तो उसके और वाकई में सर इंग्लिश के बिना है भी नहीं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं आके बंदा लैक करता है अगर वो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है। बट अगर उसने सीखी भी है तो भी काम चल जाता है, बट अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता तो सर फिर उसके लिए आने वाला टाइम और मुश्किल होने वाला है। मुश्किल हो जाएगा, because it's a basic thing. बेसिक थिंग सर। Wherever you are working, you have to work with the people only, and if you are not good at communication, आप अपनी बात कह नहीं पा रहे, चाहे बोलने में, लिखने में, बिल्कुल सर, तो फिर वहां दिक्कत होती है। तो ये तो हो गई जनरल बात। अब शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। तो स्कूलिंग कॉलेज में कैसे रहे पढ़ने में? स्कूलिंग में सर मैं अच्छा रहा। कॉलेज में आते आते सर मेरा बीटेक करने का मन था। अच्छा। जो कि एक मेरा दर्द रहा है कि मेरे को बीटेक करनी थी। Okay. बट मेरा मतलब मैंने उस टाइम पे आईआईटी जो जेई मेन और एडवांस दिए थे, तो मेरा मेन हो गया था, एडवांस नहीं हुआ था। तो मैंने घर पे कहा कि भी मेरे को बीटेक ही करनी है। तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बड़ा भाई बीटेक कर चुका था उस टाइम पे, मतलब कर रहा था, फाइनल ईयर में था शायद। तो उन्होंने कहा नहीं, बीटेक तो नहीं करनी, बाकी कुछ भी कर लो, कोई इश्यू नहीं है। तो फिर मैंने बीसीए किया सर। तो उस टाइम पे बस इतना था कि ठीक है कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं। बट लास्ट टाइम पे जब मैं सेकंड ईयर में हुआ तो उस टाइम पे मुझे ये फील हुआ, किसी दोस्त ने कहा कि यार चलो गवर्नमेंट एग्जाम्स में ट्राई क्यों नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि एक होता है ना कि बंदे के लिए एक फेयर बैटल जो मिल जाए आपको, फेयर प्ले वाली ग्राउंड हो जाती है कि भाई अगर आप काबिल हो, एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। क्योंकि सर वही होता है ना, एक गांव की से आया हुआ बच्चा शहर में कैसे सर्वाइव करेगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो फिर उसी हिसाब से लोग हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहां भी आजकल क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल। हर जगह क्वालिटी वाला मैटर है। तो फिर उस टाइम पे ये देखा कि चलो क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट सेक्टर वैसे बेस्ट रहा है, तो बोले गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ। तो 2018 में मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपने एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए। और उस टाइम पे सर मैं कैरियरविल में, मैं दिल्ली भी आया था। अच्छा। 1 महीने रुका था, फिर फैमिली कंडीशंस की मुझे वापस जाना पड़ा। उस टाइम पे सर मैंने राकेश यादव सर का बैच लिया था। तब मैं कैरियरविल से जुड़ा था। और उसके मेरे जाने के बाद में कैरियरविल ऐप आई थी। Okay. उस टाइम पे प्रूडेंस कोचिंग सेंटर हुआ करता है, बिल्कुल, जो आज भी है। तो प्रूडेंस से मेरी शुरुआत हुई थी। फिर मेरे को पता चला कि ये राकेश सर का ही है कैरियरविल भी, उन्होंने उनकी इनिशिएटिव है। तो फिर उस टाइम पे फिर आपने भी उसमें बैंकिंग में आए, सारे बैच लॉन्च करे आपने। पहला बैच मेरा ही आया था। आपका ही आया था। और आप भी इंडस्ट्री में नहीं आए थे, क्योंकि आप पहले कैट वगैरह के लिए थे। तो लोग ये सोचते थे कि सर तो बड़े हाई फाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, बट डिमांड जो थी वो आपने पहले ही देख ली थी कि भाई आने वाले टाइम पे एग्जाम इतने ऊंचे लेवल पे जाने वाला है। तो आपने वहीं से शुरुआत करी थी। और सर मुझे यकीन है कि जिन भी लोगों ने उस बैच में शुरुआती में एडमिशन ली, तो उनको उसी टाइम पे सक्सेस मिली थी। बिल्कुल। और सबका स्ट्रगल सर रहता है। बाकी ये है कि अगर आपकी मेहनत अच्छी रही है, जेन्युइन रही है, तो एट द एंड आपको सर बिल्कुल जॉब मिल ही जाती है। और इसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं होती है। अगर नहीं भी मिलती, हो सकता है जैसे मेरी जो किस्मत थी वो एसएससी में मेरी काम ही नहीं करी। एक टाइम आया कि मैं सोच रहा था पता नहीं, दो मैंने एसएससी के सीजीएल के मेंस दे दिए, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने देखा तो कि बैंकिंग भी एक सेक्टर है। एक दोस्त ने रिकमेंड करा कि बैंकिंग में क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा चलो बैंकिंग में करते हैं। इंग्लिश मैंने पढ़ी हुई थी। वो बोला इंग्लिश तो, बोले 2 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और क्वांट, जो मेन जिनसे लोग भागते हैं बैंकिंग में।
बाकी हो जाता है, मतलब बैंकिंग में इनसे ही भागते हैं। तो मैंने सोचा इंग्लिश तो मेरा पॉजिटिव साइड है, तो क्यों ना क्वांट को थोड़ा सा लिया जाए, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें एक दो चीज़ें अलग होती हैं एसएससी से, बट लिमिटेड होती हैं। इसमें बैंकिंग में सबसे बेनिफिट ये है कि एसएससी में कोई भी लिमिटेड चीज़ नहीं है कि यहीं से आएगा, बट बैंकिंग में लिमिटेड है कि यहीं से आएगा, आपको उसी में मास्टरी करनी होती है। तो उसके बाद में मैंने उसकी तैयारी करी और फाइनली सर मेरा सिलेक्शन हो ही गया। तो वैसे आपने अपने जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ ऑफलाइन भी कोचिंग करी थी, क्योंकि बच्चा जनरली जब हाँ, शुरुआती दौर में मैंने वहाँ ऑफलाइन कोचिंग करी। तो उनका ये था कि देखो जो भी है दूर दराज में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ सर वो अगर अच्छे लोग हैं तो वो बता देते हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, एक लेवल तक ही पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में तो सर ऐसा माहौल रहा है ना कि लोग डिफेंस की तरफ ज्यादा गए हैं, और उसमें भी सर जीडी तक ही रहते हैं, भाई ऑफिसर लेवल में है ही नहीं सर। वहाँ सब लोग जीडी में जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक नीड ये है कि भाई उनको अपनी अर्निंग चाहिए, सोर्स ऑफ अर्निंग ये होता है कि भाई ऑफिसर में भी एक नौकरी एक नौकरी मिल जाए शुरुआती दौर में, और फिर लोग वहीं अटक के रह जाते हैं, क्योंकि सर वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और फिर तैयारी का, क्योंकि अगर डिफेंस में चला गया तो तैयारी तो भूल ही जाओ आप, किसी चीज जॉब ही इतनी जॉब 24/7 बिल्कुल। तो मैंने वहाँ ऑफलाइन कोचिंग में पूछा कि भाई बैंकिंग का या एसएससी सीजीएल का क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो हम ये बता सकते हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं हम कि यहाँ से कर लो, क्योंकि जो हमारा लेवल है वो एक लिमिटेड लेवल है, उससे ऊपर हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं, अगर हाई लेवल का पढ़ाएंगे तो कहेंगे वो आएंगे नहीं कोचिंग में कि ये तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो फिर उन्होंने रिकमेंड करा कि भाई जैसे ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट लीजिए, और कैरियर विल ऐप भी शायद उस टाइम पे आ चुकी थी, बट मैं पहले से जुड़ चुका था। तो लेकिन लोगों को वो यही बोलते थे कि भाई काफी एप्स हैं, आप उन पे जाइए। और इंडस्ट्री में पहला जो ऐप आया था वो शायद कैरियर विल ने ही लॉन्च करा था, जितना मुझे याद है। बिल्कुल, हमने अक्टूबर 2018 में शुरू किया। बिल्कुल, अक्टूबर 2018। ज्यादातर ऐप जो है वो कोविड के बाद में आए थे। और मैंने ये कोचिंग वाले जो आप चर्चा कर रहे हो ना, ये अभी एक स्टूडेंट और अंबाला से वो एसबीआई पीओ सेलेक्ट हुई है, उसका भी सेम कहना था। और ये कम से कम कोचिंग वालों के पार्ट पे अच्छी बात, बिल्कुल, कि वो बता रहे हैं, उन्होंने सीधा गाइड किया कि देखो हमने लिख तो दिया यहाँ पे, बट ये हो नहीं पाएगा रेलवे बैंकिंग, बट बैंकिंग का लेवल अलग है। और इसीलिए जो स्टूडेंट्स को भी ना कई बार मतलब उसको आइडिया ही नहीं होता। बिल्कुल, हम वो पढ़ा रहे जो पेपर में आ रहा है, पेपर में, लेकिन क्योंकि उसने अब कभी उस लेवल पे पढ़ाई नहीं, उसको लगता हमारी कोचिंग में तो ऐसे पढ़ाया था, ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो वो पढ़ाने वाला पढ़ाई है, ये सिलेक्शन वाली पढ़ाई है जो पेपर में चाहिए। चलो, बहुत अच्छा रहा। तो पहले बैच में आप कब जुड़े थे करियर विल ऐप पे? मैं सर 2018 में ही शुरुआत करी, मतलब मेरा पहला जो बैच था आपका पहला बैच था, वो कैब का भी आपका पहला बैच आपका ही आया था उसमें, और वो भी मैंने लिया था। उसके मैंने नोट्स बनाए थे, और वो नोट्स लास्ट तक हेल्प की, वो है सर घर पे रखी है मेरे पास नोटबुक, मैंने उसमें नोट किए थे। क्योंकि आपने शुरुआत शायद आपने ही करी थी रूट वर्ड्स की, कि रूट वर्ड से सीखो और उसी से सारी चीजें होंगी। तो सर वो जो चीज वोकैब स्पेशल बैच और कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच, दोनों इस इंडस्ट्री में सबसे पहले मैंने शुरू किया था, और अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है, और यही है बच्चों से ही रिकमेंडेशन से आता है वो। और इंग्लिश करनी है तो आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी एट द एंड। आप चाहे 10 साल धक्के खा लो, उसके बाद भी आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो करना ही पड़ेगा ये। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जिन एरियाज की बात हम कर रहे हैं, जो हिंदी हार्टलैंड होता है, वहां पे इंग्लिश इज ऑल अबाउट जस्ट मगिंग अप ग्रामर रूल्स। उनको लगता है कि रूल रट लो, बट बैंकिंग में तो रूल्स ही नहीं है सर, रूल्स ही नहीं है, उससे नैया पार नहीं होती। बिल्कुल। और शब्दों में भी, वोकैब में भी अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं पता है तो आप उसको यूज कैसे करोगे? आपको तो डिस्क्रिप्टिव भी करनी है। बिल्कुल, मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव में आपकी जो क्लरिकल जॉब है उससे मदद मिली होगी। हाँ, काफी मदद मिली थी। और सर जॉब में भी काफी मदद मिली, क्योंकि वैल्यू इंसान की किसी भी जॉब में जाएगा, उसको अगर नॉलेज है तो ही वैल्यू होती है। उसकी स्किल से ही वैल्यू होती है। तो जो भी जैसे मैंने आपसे सीखा इंग्लिश में, जो भी सीखी चीजें बुक्स से सीखी, आपसे सीखी, तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी हो जाती है, जहां भी आप काम करेंगे कि भाई इस बंदे को आती है और अच्छी ड्राफ्टिंग कर लेता है, तो उसकी वैल्यू अलग ही होती है। तो इवन अधिकारी भी अप्रिशिएट करते हैं, और साथ वाले भी अपनी पॉलिटिक्स नहीं चला सकते, उसको पता है कि भाई ये बंदा काबिल है, इसका ऊपर तक इसका कहीं ना कहीं काम पड़ेगा, इससे हमें काम पड़ेगा। तो भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हिमांशु कह रहे हैं, और मैं ये क्लास में बातें बोलता रहता हूं। बिल्कुल सर, आप बोलते हैं कि मैं सिर्फ इंग्लिश पेपर के लिए नहीं पढ़ा रहा, आप मेरा जो व्यू पॉइंट है वो जिंदगी के लिए कि आपको कहीं भी काम करना है, ये भाषा एक स्किल के तौर पे, और स्किल में अगर आप बेहतर हैं तो आपकी जरूरत और डिमांड हमेशा रहेगी। ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट हैं जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, कांस्टेबल पे थे, वो अभी सीनियर नीट ट्रांसलेटर हो गए, और वो डीआईजी के साथ ही लगे रहे हमेशा। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा पे कमांड। तो उन्होंने वही कहा कि सर मेरा इस स्किल की वजह से हमेशा अधिकारियों के साथ उठना बैठना रहा। बिल्कुल, मैं उनके ऑफिस में ही उनके साथ रहा। तो वही है कि अगर आपके अंदर ये स्किल है तो वो आपको जरूर ऊपर लेके जाती है। अभी हिमांशु थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ सर, स्किल बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि देखो सक्सेस की गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता कि पता नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि एसबीआई पीओ दे दूं मैं, क्योंकि वो एक दर्द रहता है ना कि एसबीआई पीओ नहीं हुआ। बट मैं ये गारंटी ये नहीं कर सकता कि मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई फैक्टर मेरा कम रह जाए। जैसे कि मान लो मैं रिटर्न में अच्छा कर जाऊं, हो सकता है इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। बट जो स्किल्स हैं सर, ये लाइफ लॉन्ग हमारे काम आएंगे, लाइफ लॉन्ग रहेंगे।
और अब वही है ना, जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्जाम्स इंटरनल दे करके, इवन लेटरल एंट्रीज की हैं चीजें, बिल्कुल सर, बंदा क्लरिकल में सेलेक्ट हो रहा है, वो 1.5-2 साल में क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बन सकता है। बिल्कुल सर, तो जब इतनी अपॉर्चुनिटी है तो फिर कोई दर्द है ही नहीं, आप सही जगह पे पहुंच गए हो। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन अभी शुरू करने वाले हैं बैंकिंग की, क्योंकि आपने ये पूरी जर्नी जी है, तो उनको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? अगर सब्जेक्ट वाइज आप बता सकें तो और ज्यादा अच्छा है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग अलग अलग करके। सबसे पहले इंग्लिश से ही शुरुआत करता हूँ। इंग्लिश से शुरुआत करते हैं सर, बिल्कुल। इंग्लिश में देखो सबसे जो जरूरी चीज है वो सर, जो आप फ्री इनिशिएटिव है आपका यूट्यूब पे, एक तो एडिटोरियल जो क्लास होती है वो जरूर देखिए, क्योंकि जो बैंकिंग या किसी भी एग्जाम में आज के टाइम में रूल्स वाली चीजें खत्म होती जा रही हैं, जहां तक एसएससी ने भी कम कर दिया है उन सब चीजों को। थोड़ा आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल, आपकी रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, और वो चीजें आएंगी आपकी रीडिंग से। और रीडिंग मान लेते हैं कि इंडिपेंडेंटली किसी से नहीं हो पा रही है, तो वो आपकी या किसी भी टीचर की, अगर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपकी ही देखें, क्योंकि आप जो नॉलेज देते हो अपने एडिटोरियल में, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, वो जो आप पहले ही भाप के स्ट्रक्चर वाला काम जो है, हाँ, वो आप बता देते हो। और शुरुआती दौर में वो हो सकता है किसी को 2 महीने में वो चीजें समझ में आ जाए, किसी को 6 महीने में आ जाए, बट अगर वो रेगुलरली देखेंगे इस चीज को और वो सीखने की अगर कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे बेस्ट सोर्स नहीं है। मैंने भी 4 महीने से लगातार 4.5 महीने हो गए, ब्रेक नहीं किया, ब्रेक होगा भी नहीं है। बिल्कुल, वो आप सबसे फर्स्ट चीज है वो आप फॉलो कीजिए। फिर दूसरा, अगर आपकी इंग्लिश में आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो आप सर का कोर्स परचेज कर लीजिए, उसमें आप तैयारी कीजिए। आपको ये समझिए कि एक्चुअल में डिमांड क्या है एग्जाम की। बिल्कुल, जब डिमांड पता चल जाएगा तो हम उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आती है तो सर फिर उसके लिए आप गाइड कर ही दोगे। बिल्कुल, तो उसके बाद में सारी चीजें हो जाएंगी। तो सबसे बेस्ट बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने भाई एक तो रीडिंग हैबिट बनाइए, क्योंकि उससे काफी हेल्प मिलेगी। और एग्जाम आज के टाइम में जो भी डिमांड है एग्जाम की, वो यही है कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी है। क्योंकि अगर हम इंग्लिश के पेपर की भी देखें बात, बिल्कुल, तो सारे क्वेश्चन टाइप, पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैरा कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर जगह पैराग्राफ। बिल्कुल। और बैंक में आ रहे हो तो पीओ के अगर एग्जाम आप दे रहे हो, इवन प्रीलिम्स में भी ऐसा होगा कि अगर आपकी रीडिंग नहीं है तो आप पेपर ही नहीं पढ़ पाओगे सर। क्या नहीं पढ़ पाओगे? 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस, और वो जो पैराग्राफ आएंगे वो बहुत बड़े बड़े आएंगे, कहाँ पढ़ पाएंगे? और उसका फायदा आपको मैथ्स और रीजनिंग में भी होता है। बिल्कुल, उधर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चन है, उधर डीआई के सेट्स हैं। बिल्कुल, तो अंग्रेजी वहां पे लिखी, ठीक है, पेपर हिंदी में तो है उसका। हाँ, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग है, उसमें काफी रोल होता है, अंडरस्टैंडिंग पे ही है पूरा गेम। और वो अगर आप इंग्लिश करोगे तो मुझे लगता है क्रिटिकल रीजनिंग बच जाएगी। आरसी फाउंडेशन में कराता हूं, बिल्कुल आप सिखाता हूं मैं। इवन मैं बताता हूँ कि इस बार जो आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम आया था, उसमें जो सबसे टफ चीज थी वो यही थी कि जो रीजनिंग सेक्शन आया था सर, वो काफी टफ आया था। और मेरा जो स्कोर हुआ था वो क्रिटिकल रीजनिंग में ही हुआ था। मैंने बाकी कोई लोगों ने अटेम्प्ट की भाई पजल्स करी, बट वो 1-2 पजल, चाहे पजल कर लो चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह कर लो, मिसलेनियस भी कुछ खास नहीं था, इनपुट आउटपुट आया था, वो समझ ही नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। तो जो मैंने पेपर 5 मिनट शुरुआत के 5 मिनट में मुझे पता चल गया था कि, क्योंकि ऐसा होता है जो पिछले मैं 2 साल से एग्जाम दे रहा हूं, तो मुझे पता था कि एक सेक्शन उठता है जिसका लेवल काफी हाई जाता है। लास्ट ईयर क्वांट का ऐसा था कि काफी टफ आया था, और इस बार क्वांट काफी इजी आया था, बट उन्होंने कॉम्पेंसेट कर दिया कि भाई उन्होंने रीजनिंग टफ कर दी। और रीजनिंग में ये था कि अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग किसी ने नहीं करी है, मैं मान सकता हूँ कि भाई नहीं की होगी, बट उन्होंने अगर मैंने आपकी जो सारी क्लासेस थी मैं देख रहा था रेगुलरली, आप क्वेश्चंस भी देते थे, बाद में जो पीडीएफ आती थी उसमें भी क्वेश्चंस होते थे कि यहाँ से कर लो। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पैरा कंप्लीशन वाले क्वेश्चन हैं या फिलर्स हैं, वो पूरा लॉजिकल कैसे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तुक्के पे नहीं चलती, लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका अपना गणित, अपना गणित है सर। तो फिर उसके जो हेल्प मिली मुझे, रीडिंग से काफी हेल्प मिली, जो रीजनिंग में भी मेरे को हेल्प मिली, और क्वांट में भी मिलेगी, क्योंकि डीआई आएगी, हो सकता है इंस्ट्रक्शन ही इतनी बड़ी आ जाए कि भाई 5 मिनट आप उसको समझने में लगा दो। अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड है तो मैं मानता हूँ कि एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो इसके लिए तो सर, इंग्लिश के लिए तो मैंने बता दिया। अब रीजनिंग में भी ऐसा ही है कि रीजनिंग में देखो, बिगिनर्स हैं तो बैच लीजिए, आप शुरुआती धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, और एक लेवल पे आने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरे को ये चीजें करनी है। और पजल्स हैं जो कि आती है, प्री में भी आएंगी, मेंस में भी आएंगी। तो मैंने जो किया था, मैंने मेरे को 5 पजल करनी है पर डे की। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने अपना डेली प्रैक्टिस पॉइंट। हाँ, मैंने डेली प्रैक्टिस छांट लिया था कि मेर को एक पैराग्राफ करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। इंग्लिश के लिए मैंने छांट लिया कि मेरे को भाई सिनोनिम एंटोनिम्स करने हैं, वो किससे करूंगा, वो जो पैराग्राफ है कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। किसी भी क्लास में गया, जैसे मैंने आपकी यूट्यूब क्लास देखी, तो उसमें आप क्वेश्चंस देते हो, भाई क्लास खत्म हुई, पीडीएफ डाउनलोड कर ली, आपके टेलीग्राम चैनल पे सब आ जाता है, वहां से डाउनलोड करी और मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली।
वो सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद में यही इस तरीके से पैटर्न फॉलो करा कि रीजनिंग थी तो उसमें रीजनिंग में मैंने कर लिया कि भी 5 मेरे को पजल करनी है पर डे की, और 2 मैंने मशीन इनपुट आउटपुट कर ली है, और फिर उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग कर ली, ब्लड रिलेशन कर लिया। तो ये डेली प्रैक्टिस के, जैसे बिगिनर है तो 2-3 से शुरुआत कर सकते हैं, बट एक लेवल पे आने के बाद में आपको अपनी प्रैक्टिस है वो रिग्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि आप पीछे हट ही नहीं सकते हो। आजकल तो सर काफी ऐसे भी पेड भी आ गए हैं, बट मैं तो ये मानता हूँ कि पेड लेने की बजाय जो भी टीचर्स से आप पढ़ रहे हो, आप हो सकता है किसी के पास टाइम नहीं हो क्योंकि उसने पढ़ लिया, बेसिक कंप्लीट कर लिया, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो क्लासेस दोबारा देखे, बट उनकी जो अनोटेशन विदाउट अनोटेशन वाली पीडीएफ्स है वो डाउनलोड करके वो खुद सोल्व कर ले। भाई 1 घंटा क्लास में गया है तो आप 20 मिनट में उसको सोल्व करने की कोशिश करो, एग्जाम अपने आप क्वालिफाई होगा। वही घर पे अगर आप वो मतलब सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जो एग्जाम में बिल्कुल, तो फिर आप आसानी से कर लोगे। फिर उसके बाद क्लास में याद होगा, इसलिए हम टाइमर लगाते थे। हाँ, टाइमर लगाते थे। पहले पैरासिंपल के क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड मिल रहा है, फिर 15 सेकंड, उससे काफी हेल्प मिलती है सर, क्योंकि अगर हम पहला फोकस ये होता है कि पहले सही करो, उसमें टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो सर मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, हिमांशु की बात ये बहुत ध्यान रखने वाली है, और क्लास में भी वो बात होती है बिल्कुल कि जब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो हर एक चैप्टर पे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, चाहे वो मैथ से इंग्लिश है, रीजनिंग है, उसका अप्रोच सीखना, उस पर कमांड करना, उसके बाद फिर प्रेशराइज सिचुएशन में ये नहीं कि 30 क्वेश्चन लेके बैठे हैं, 10 नाश्ते के पहले कर लिया, 10 लंच के बाद कर लिया, वो नहीं। बैठे हो तो 20 मिनट का टाइम लगा के 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर देखो कि भाई कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, जो अटेम्प्ट हुए उसमें कितने गलत हुए, वो गलत क्यों हुए, या जो अटेम्प्ट नहीं हो पाए वो क्यों नहीं हो पाए। बिल्कुल सर। तो जब इस तरह से, बिल्कुल जिसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जब वो करते तो फिर सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। हाँ, पूरा उसका पूरा, क्योंकि सबकी लड़ाई अपनी अलग है। बिल्कुल। फिर सर क्वांट में मैं आया तो क्वांट में मैंने जैसे एसएससी की तैयारी करी थी तो काफी चीजें सिमिलर थी, मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा था तो मेरी चीजें हो गई थी, बट इसमें डीआई थी या फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह होती हैं, तो वो जो चीजें थी वो न्यू थी, क्योंकि हम एसएससी में नहीं करते थे सर उस टाइम पे। तो फिर मैंने उसके लिए मेहनत करी, वो भी हो गया। फिर मैं बताना चाहूंगा करंट अफेयर मैंने एक सोर्स से करी थी, वो था डॉक्टर गौरव गर्ग, स्टडी आईक्यू, मैंने वहां से करा था करंट अफेयर। और सर उनका जो मटेरियल है, लोग कहते हैं, बट मैंने जो फील किया कि उनका जो मटेरियल है ना, अगर वो कर लेता है बंदा तो सफिशिएंट रहता है। मैंने वहीं से किया था पूरा, वहां से करो आप, वहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए भी मतलब अगर डेली खुराक अपने आप डेली खुराक देनी पड़ेगी सर। बिल्कुल, आप किसी भी टीचर का कर सकते हैं सर, ऐसा नहीं है कि मैं वो बता रहा हूँ तो वहीं जाना। अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। मेरा एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि जो सर थे वो लाइव नहीं पढ़ाते थे, एक तो वो 20 मिनट की वीडियो रखते थे, 20 से 25 मिनट, और मैं वर्किंग था, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 1 घंटे देखूं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की देखनी है तो काफी टाइम हो जाएगा। तो जो 20-25 मिनट की होती थी तो मैं अपने ऑफिस में भी बैठा बैठा हेडफोन लेके गया, मैंने वहां सुन लिया, मेरा काम हो गया, और मैंने जो पॉइंट्स थे मैंने अपने एक A4 शीट पे नोट कर लिए, उनको रिवाइज कर लिया, मेरा काम हो जाता था सर इस तरीके से। फिर उसके बाद में जब ये सारी चीजें हो गई, ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि जब प्री का रिजल्ट आ जाता है ना, तब वो 6 महीने की 4 महीने की करने जाते हैं, नहीं हो पाएगा, 20-25 दिन में नहीं होने वाला। वो आप 6 महीने का खाना 20 दिन में नहीं खा सकते, वो तो शुरुआत से ही आपको बिल्कुल सही तरीका है कि मतलब 20 से 25 मिनट दो, रात में दे लो, पूरे दिन का जो अपडेट है नेशनल इंटरनेशनल वो अपने पास नोट बनाते चलो, और धीरे धीरे आपका सब तैयार है। हाँ, सब तैयार हो, एडिटोरियल में करा ही रहा हूँ, एडिटोरियल उसमें करंट अफेयर अपने आप ही आ जाता है, तो उससे आप पूरे अपडेटेड रहते हो। और एडिटोरियल करने का सर एक फायदा और है, जैसे मैं इंटरव्यू में गया था तो उन्होंने मेरे से सिर्फ यही पूछा था, उन्होंने बस मेरे बेसिक्स चीजें पूछी, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि अच्छा आप न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करते हो, न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, मैं कहा सर करता हूँ, बोला कौन सा करते हो सर, मैं बोला सर द हिंदू करता हूँ, और सर जो भी होता है जैसे मैं एडिटोरियल वगैरह देखता हूँ तो मेरे को लगभग सारी चीजें न्यूज़ पता होती है। तो उन्होंने कहा था कि अपने लास्ट 5 डेज की न्यूज़ बता दो हमें, अगर कोई बंदा कर रहा है कंटिन्यूअसली तो उसको पता होंगी चीजें, हो सकता है उसने 5 दिन नहीं देखा हो इंटरव्यू के टाइम पे, भाई प्रेशर में था कि इंटरव्यू नहीं, लेकिन उसने जो न्यूज़ पढ़ी थी वो बता दो, भाई सामने वाले को तो ये रहेगा ना कि हाँ भाई इसने पढ़ी हुई है, बोलने के लिए नहीं बोला, हाँ बोलने के लिए नहीं बोला। हो सकता है आप 10 दिन पुरानी बता रहे हो, लेकिन ये तो है नहीं कि लॉजिक दे दो, आप रीजन दे दो कि सर मैं तैयारी कर रहा था, रिवाइज कर रहा था, मैं फॉलो नहीं कर पाया, बट ये मैंने पढ़ी थी लास्ट। लेकिन एडिटोरियल करेंगे तो हमें न्यूज़ का पता होगा कि ये चल रहा है देश दुनिया में। बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू में बड़ा वैलिड पॉइंट है, आप जो भी बोलोगे ना अगला सवाल वहीं से पैदा होगा। आपने मेरे को याद है कि शायद जैन की फैब की बात है, आपने रेड सी वाला इशू करवाया था और उन्होंने मेरे से वही पूछ लिया। उसके बाद में जैसे मैंने 1-2 चीजें बोली तो उन्होंने पूछा कि भाई हुतीज वगैरह हैं ये किस लिए अटैक कर रहे हैं, भाई यूएस है वो क्यों आ रहा है बीच में, आपने डिटेल में अपनी क्लास में समझाया था इजराइल फिलिस्तीन के मामले। और मैं भी शौक था कि सर तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, अब इनको इंटरनेशनल रिलेशन कैसे पता है, बट सर वो काम आया मेरे को चीज। आर्टिकल में जब आता है
क्योंकि बट वहाँ पे आपने दुनिया भर की बैकएंड पे आपने मेहनत करी थी सर उसमें कि भाई हाँ वो मेहनत करनी situation पड़ती है बिल्कुल। बच्चों के लिए, सुबह सुबह 8 बजे आर्टिकल पढ़ाना, और उसमें बहुत सारी इक्वेशन, क्योंकि अगर बैकग्राउंड नॉलेज आप नहीं दोगे तो बच्चे का इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं इंटरेस्ट ही होता डेवलप उसमें। नहीं होगा, बिल्कुल सर। और उसमें वही है कि हर एरिया की न्यूज, हाँ। और इंग्लिश तो भाषा है, ये माध्यम भाषा है, है, बिल्कुल इसके सर। माध्यम से आपको हर एक एरिया की खिचड़ी मिलेगी। ये आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर फिर उसके बाद में जैसे ये बिगनर्स के लिए हो गया, फिर जैसे मैंने इस साल क्या फॉलो किया था, मैंने ये फॉलो करा था कि भाई मेरे को एडिटोरियल करना है, क्योंकि उससे मैं करंट से भाई कनेक्टेड रहूंगा। उसके बाद में सर मैंने प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया। मैंने मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट परचेज कर लिए थे, और मेरा डेली का ये होता था, मैं ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद में मैंने प्री के इतने मॉक लगाए थे कि मेरे सारे प्री क्लियर हो गए बैंक के इस बार। ओके। मैंने प्री के इतने मॉक लगा दिए। फिर जैसे किनके प्री क्लियर हो गए अभी? आईबीपीएस, आरआरबी के दोनों, Okay. आईबीपीएस, PO क्लर्क दोनों। पीओ क्लर्क दोनों, एसबीआई पीओ, और अच्छा। एसबीआई क्लर्क का भी मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, होपफुली सर वो हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में सर मैंने ये करा कि भाई 2 महीने मैंने शुरुआती में काफी अच्छे प्री के लिए मेहनत करी। फिर उसके बाद में जैसे जो लोग सीनियर्स थे जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ये टाइम आ गया, आप मेंस पे चले जाओ। और सर मैं कहता हूँ कि मेंस में ना लोग भागते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, मैंने मेंस दिए हैं सारे एग्जाम्स के। तो उसमें सबसे बड़ा रोल था वो ये था कि आप मेंस से मत भागो। मैं यही कहूंगा कि मेंस से मत भागो। जो भी मेरे से गाइडेंस लेता है कि भी बता दो कैसे करते हैं, तो मैंने उनको यही बात बोली कि मेंस अभी टाइम है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी आप ऐसा कर सकते हो कि लास्ट ईयर आपने प्रिपरेशन करी थी तो प्री हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। मेन दिक्कत आई वो मेंस की आएगी। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मेंस के जो मॉक टेस्ट है ना वो उठा लो, किसी भी प्लेटफॉर्म की उठा लो, आप उठा लो और उन मॉक टेस्ट को लगाओ। और जो मॉक टेस्ट में लगाओगे, आप जो टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, क्योंकि वो माहौल आपको देना पड़ेगा कि आप एग्जाम में बैठे हो। बिल्कुल। और मैंने वो एग्जाम सिर्फ उस दिन फेस नहीं किया था सर, मैं 2-3 महीने से फेस करता आ रहा था। एक मेंटल मेकअप आपका हो जाता है, बिकॉज आप इतने दिनों से मॉक बता रहे हो। क्योंकि और जो सर आईबीपीएस पीओ में इस बार जो रही सिचुएशन वो यही रही कि मतलब मैं इसलिए सक्सेसफुल हुआ जितना मुझे लगता है, क्योंकि मैं उस टाइप के मॉक्स में दे चुका था, काफी मॉक्स दे चुका था, जिसमें एक सेक्शन इतना टफ आता था कि जिसमें सिर्फ अपनी कट ऑफ निकाल लो सेक्शनल। आईबीपीएस में सेक्शनल कट ऑफ का खेल होता है, वो निकाल लो, बाकियों में मेहनत कर लो। भाई हो सकता है कि एक आ ही जाए, क्योंकि पेपर तो सबके लिए बैलेंस्ड होगा ना, बिल्कुल, वरना कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। आपका कट ऑफ से कितना हाई था ओवरऑल स्कोर? सर मेरा 22.50 आईबीपीएस पीओ में हाई था। ओके, कट ऑफ से हाई। इंग्लिश में कितने नंबर थे? इंग्लिश में सर मेरे रिटर्न में इस बार थे 15, डिस्क्रिप्टिव में 15 थे, और सर उसमें 18 थे मेरे। ओके, आउट ऑफ 30। हाँ, आउट ऑफ 30। ओके, इतने सर, ये मेंस का बता रहा हूँ मैं। और प्री में मेरे इंग्लिश में थे शायद 28 आईपीएस क्लर्क में। और आउट ऑफ 30? आउट ऑफ 30। ग्रेट। और कट ऑफ कितना था? कट ऑफ मैंने दिल्ली से डाला था आईपीएस क्लर्क, तो कट ऑफ शायद 80 के अराउंड था इसका, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं, बट इंग्लिश का कट ऑफ जैसे 30 में आपका 28 थे, 30 में सर उसका शायद 13 पॉइंट कुछ ऐसे रहा होगा, बट मेरा उसमें काफी अच्छा 2 गुने से ज्यादा। हाँ, 2 गुने से ज्यादा नंबर आ गए थे। और ऐसा ही मेरा पीओ में था। पीओ में मेरे इंग्लिश में काफी अच्छे मार्क्स थे, जो प्रीलिम्स था। और मेंस में तो सर लीड यहीं से ले सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग का नहीं पता कौन कब हाई हो जाए, भारी हो जाए। हाँ, बट हाँ इंग्लिश में ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो कैसा भी पेपर आओ, लैंग्वेज है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर जाओगे। और वो कैब भी आप एडिटोरियल करवाते हो, तो वो कैब में जो आप रूट वर्ड्स करवाते हो, क्योंकि वही वर्ड्स आने हैं, बिल्कुल वही घूम फिर के वही आते हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं मेन वही आ जाते हैं कई बातों। इवन द हिंदू में भी देखोगे कि अगर आप शायद 1 महीने कर लिए ना, रिपीट होते हैं सर। मैं तो इसीलिए आजकल नए शब्द कराता हूँ, क्योंकि मैं भी बोर हो जाता हूँ। बिल्कुल। तो बच्चों को कम से कम आजकल क्या चल रहा है पिछले करीब 2 हफ्तों से, कि 4-5 नए वर्ड दे दो। हाँ। उसके जो रूट वर्ड्स हैं उनके साथ जो और कहानी है वो जोड़ के देता हूँ मैं, कि भाई पता नहीं कौन से वर्ड से कहाँ फायदा होगा। बिल्कुल सर। चलो, बहुत अच्छा रहा, आपकी ऊर्जा बता रही है कि इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से जिया है। और जॉब करते कैसे बैलेंस किया भाई? मतलब जॉब करते हुए टाइम, एनर्जी मेंटेन रहती थी? एनर्जी मेंटेन सर, लास्ट टाइम में तो ऐसा हो गया था जब मेंस वगैरह थे, तो जो मेरे सीनियर थे उनका नाम लोकेश जी है। अच्छा। और वो काफी कोऑपरेटिव इंसान थे। उन्होंने हमारे बॉस से बात करी कि सर इसको, मैंने उनको कहा था सर देखो काफी टाइम हो गया, मैं भी बोर हो गया हूँ, अब मुझे भी लाइफ जीनी है, क्योंकि सर 5 साल में 25 का हो गया, 5 साल से मैं कंटिन्यूअसली मैं दे रहा हूँ, तो अब मैं लाइफ भी नहीं जी पा रहा हूँ, ना किसी फंक्शन में एंजॉय कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर रहता था, एग्जाम है, ये वो। मैंने उनको कहा सर मेरे को ना 1 महीना दे दो आप। तो उन्होंने ऐसे थोड़ा सा कोऑपरेट करा कि मैं हाफ टाइम तक जाता था ऑफिस। उसके बाद में उन्होंने खुद ही मतलब उन्होंने कहा कि आप कोई नहीं, आप अपने लिए स्टडी टाइम निकालो। उनको भी दिखता है ना कि हाँ, कैलिबर है, पोटेंशियल है, कैलिबर है, तो कर सकता है, छोटा इसको ना खेला जाए, प्रेशर ना बनाया तो उनका काफी सपोर्ट रहा ऑफिस में मेरा। तो उन्होंने मेरे को
अलाउ किया। फिर उसके बाद में मैं ऑफिस में ही, जैसे क्योंकि 5 o'clock होता है, उससे पहले छोड़ नहीं सकते, बायोमेट्रिक है, तो मैंने वहाँ 4-5 घंटे मैंने वहाँ निकाले। आने के बाद में थोड़ा नाश्ता वास्ता करा, 1-1.5 घंटे आराम किया। उसके बाद में मैंने मेंस का आके, अगर मैंने ऑफिस में मॉक लगा लिया तो ठीक है, नहीं घर पे आके मॉक लगा लिया, या ऑफिस में मॉक लगाया था तो एनालिसिस कर लिया। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी सर, मैंने ये बैलेंस आउट करी। बट प्रीलिम्स का ऐसा था कि प्रीलिम्स तो मैं सुबह ऑफिस जाते टाइम और आने के बाद में 2-2 प्रीलिम्स के मॉक लगा दिया करता था। ओके, तो उससे काफी बेनिफिट वही ना, वो डिसिप्लिन, वो लगन, वो Discipline, सर, डेडिकेशन, बिल्कुल। उसी का रिजल्ट होता है। बिल्कुल। अब बच्चे, जैसे आपने भी मैसेज किया, बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखे, बच्चे लिखते ही हैं, बिल्कुल सर। उनको लगता है। बट मैं वही कहता हूँ कि आपकी सिंसियर वाली डेडिकेशन Sincere, है। बिल्कुल सर। सिंसियरिटी भी चाहिए और डेडिकेशन भी Dedication चाहिए। भी कई बार क्या होता है, जोश आता है कि अब तो फोड़ दूंगा मैं, बट वो तो 2-4 दिन में ठंडा हो 2-4 जाता दिन में ठंडा हो जाता है। जब ये आपका है, क्योंकि देखो पैसे तो आ ही रहे थे, पैसे आ रहे थे सर। अपने एक इंडिविजुअल के लिए 32,000 रुपए, 30,000 रुपए पर्याप्त है, पर्याप्त ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन अंदर तो ये कि पैसे के लिए काम नहीं करना, पोटेंशियल है, हमें भी caliber ऑफिसर बनना है सर, हमें ये भी officer ताकि बनना है। हमें ऑफिसर बनना है, बिल्कुल। और ये बड़ा वेलकम चेंज है, खासतौर से हरियाणा जैसे स्टेट बिल्कुल से। सर। इस बार मतलब 7-8 सिलेक्शन का तो मैसेज आया, हो सकता है आपके इंटरव्यू देख के कुछ और बच्चे बताएं हाँ, बिल्कुल कि सर सर। मेरा भी हुआ है। मेरा भी हुआ है। बच्चे देख देख के बताते हैं फिर। बिल्कुल। तो और मतलब SBI PO, IBPS PO हरियाणा से बहुत निकल रहे हैं। और जैसे आपने कहा वो डिफेंस वाली जॉब के पहले जो डिफेंस जोर था में, हाँ, बट कि भाई कांस्टेबल बन जाओ, बिल्कुल। या GD, या सिर्फ सोल्जर, सोल्जर क्योंकि बन जाओ। फिजिकल रूप से अच्छे होते हैं, हरियाणा में खाना पीना अपना अच्छा है। तो अब ये ऑफिसर वाली मेंटेलिटी, ये बड़ा वेलकम बिल्कुल। चेंज है, अच्छी बात है, और सर ये सोसाइटी के लिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि नहीं तो आप फिर एक बिल्कुल। छोटे लेवल पे ही खेलते छोटे रह लेवल, जाते हो। बिल्कुल सर। जब आप आगे बढ़ोगे, आसपास के समाज के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे, तो बिल्कुल बाकी सर। लोगों को भी मोटिवेशन आएगा कि हमारा बच्चा जो है, हमारे क्षेत्र का बच्चा अगर कर सकता है तो हमारा बच्चा भी कर बिल्कुल सकता सर। है। चलिए हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। और बहुत मजा आया, ये लगा कि हाँ ठीक है, जो हम इनपुट ऑनलाइन माध्यम बिल्कुल से सर। दे रहे हैं वो सही जगह पे पहुंच रहा है, और जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो अपना जीवन बदल रहे हैं। बिल्कुल पर ये सर। जीवन बदलने वाली बात है, इस उम्र में आप इस लेवल पे हो, और आपकी ऊर्जा दिखा रही है कि आप बहुत जल्दी सीनियर लेवल पे पहुंचोगे। जी अभी सर। 78,000 ग्रॉस है, आप बहुत जल्दी 1 लाख क्रॉस करने वाले हो, मुझे बिल्कुल ऐसा लग सर। रहा है। तो यही था हमारे हिमांशु की जर्नी, और इन जर्नी और इस चर्चा का पूरा उद्देश्य यही है कि जो भी लोग सिर्फ अभी तक सीमित हैं, उनका एक्सपोजर ही नहीं, उनको लगता है कि बस यही जॉब है। जैसे कि हिमांशु ने कहा नारनौल से हैं, तो वहाँ के बच्चों को यही पता है कि अच्छा GD ही है, हाँ। कोचिंग का भी माहौल वैसा ही है, पढ़ाने वाले भी वैसे ही हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसी पढ़ाई से, इसी तैयारी से आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिंदगी को आप काफी बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्लास में भी यही बोलता हूँ, यू कैन डाइवर्सिफाई योर Yes, sir. जॉब पोर्टफोलियो। Yes, sir. आप SSC का पेपर लिख रहे हो, बैंकिंग के लिए भी चले जाओ, और अब तो सैलरी भी काफी अच्छी हो काफी गई, अच्छी होगी। और सर डेस्टिनी का नहीं पता कहाँ ले जाएगी, कहाँ but ले जाएगी। हाँ, लेकिन हमें मेहनत करते रहना चाहिए। अब जैसे इनका एग्जांपल बिल्कुल अलग है, SSC बैंकिंग से हल्की मानी जाती है डिफिकल्टी में, और बट लेकिन SSC का मेंस नहीं हुआ और बैंक के बैंक के मेंस हो हो गए। गए। तो आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्रिब नहीं करना है कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अपने ऊपर ध्यान दो, डिसिप्लिन के साथ ऑनेस्ट एनालिसिस रखो, अपने साथ 100% ईमानदारी। और जब एक जॉब वाला बंदा जॉब के साथ साथ मेहनत करके डिसिप्लिन बना के तैयारी कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है, तो जिनका काम सिर्फ पढ़ना है वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई एम रैपिंग दिस डिस्कशन, दिस सेशन। आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।